हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे आय निर्धारण का सिद्धांत, जिसके हमने लास्ट वीडियो में गुणक की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आधिक्य मांग क्या होता है और मांग में कमी क्या होता है। तो बच्चों, क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण हो गया और वहीं पर प्रभावी मांग होती है, जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटती हैं। अब इसके बाद भी यदि निवेश में वृद्धि की गई तो क्या होगा? तो निवेश में वृद्धि तो होगी, लेकिन उत्पादन का स्तर हम एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद और उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो पूर्ण रोजगार का स्तर है। तो इसीलिए क्या होगा, उसके पश्चात अब उत्पादन तो बढ़ नहीं सकता, तो उसके पश्चात क्या बढ़ेगी? कीमतों में वृद्धि होगी, जिसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में कि आधिक्य मांग क्या होती है। आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर आधारित होता है जहां समग्र मांग उत्पादन के स्तर y के बराबर होती है। हम पढ़ चुके हैं, जब एडी बराबर क्या होता है y, वहां पर हमारा क्या होता है, आय का संतुलन स्तर स्थापित हो जाता है और यही उत्पादन का स्तर भी है। उत्पादन का स्तर अधिकतम संभव है, यहाँ पर उत्पादन अधिकतम हो रहा है, इससे ज्यादा और अधिक उत्पादन नहीं हो सकता। इसे पूर्ण रोजगार की अवस्था भी कहते हैं या पूर्ण स्तर पर है, जिसे अर्थव्यवस्था के संसाधनों के पूर्ण प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये वह स्तर है जहां पर अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन पूर्ण स्तर से आगे नहीं बढ़ेगा। यदि साधन हमारे पास होते, उनको लगाते, तब तो हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर संसाधनों का ही पूर्ण उपयोग हो गया है, तो उत्पादन तो और बढ़ने की संभावना ही नहीं है। निवेश के माध्यम से उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश गुणक की क्रियाशीलता के कारण होती है। हम ये जानते हैं कि निवेश में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप आय में क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि निवेश गुणक यहाँ पर काम करता है। यदि अर्थव्यवस्था पहले से ही उत्पादन के पूर्ण स्तर पर कार्य कर रही है, अब अर्थव्यवस्था तो पूर्ण स्तर पर कार्य कर रही है, जहां पर प्रभावी मांग है, वहां पर आय का स्तर का निर्धारण हो चुका है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस स्तर पर निवेश में वृद्धि कर रहे हैं ताकि आय में क्या हो जाए? वृद्धि। लेकिन आय में तो वृद्धि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर आय कैसी है? पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण उत्पादन का स्तर है। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इसमें यदि हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन निवेश में वृद्धि के कारण, जो कि एक प्रकार का स्थिर अथवा स्वायत्त व्यय है, समग्र मांग बढ़ जाएगी और उत्पादन के पूर्ण स्तर से अधिक हो जाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था में हम इसे कहते हैं आधिक्य मांग। अब हमने निवेश में वृद्धि की है, लेकिन उत्पादन का स्तर तो चूंकि नहीं बढ़ सकता, तो इसके फलस्वरूप क्या बढ़ जाएगी? मांग। समझ में आ रहा है? जिसे ही हम क्या कहेंगे? आधिक्य मांग। आगे बच्चों समझ में? आधिक्य मांग उस स्थिति को कहते हैं जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था के संभावी उत्पादन के स्तर से अधिक हो जाती है। जो संभावी स्तर है उससे ज्यादा हो जाती है, मतलब जो अर्थव्यवस्था में मांग होनी चाहिए उससे अधिक मांग हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आधिक्य मांग। आधिक्य मांग का परिणाम अर्थव्यवस्था में स्फीति है। मांग अधिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत अधिक लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, जबकि इतनी पूर्ति नहीं हो रही है, इतना उत्पादन नहीं हो रहा। तो इसी की वजह से क्या होता है? स्फीति आती है, जिसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। कारण स्पष्ट है कि जब लोगों के पास अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करने के लिए अधिक मुद्रा, स्फीति का मतलब है लोगों के पास मुद्रा क्या है? ज्यादा हो गई है, और वो अधिक वस्तुओं और सेवाओं की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। जबकि उत्पादन की पूर्ति इससे क्या होती है? कम। मांग का मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मांग तो हो रही है ज्यादा, जबकि उसका उत्पादन क्या हो रहा है? वस्तु का कम हो रहा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो इसे हम स्फीति कहते हैं। और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन लाने के लिए कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था का क्या होता है कि मांग और पूर्ति दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर, वहीं पर कीमत स्तर का निर्धारण होता है। लेकिन जब मांग बढ़ गई है और पूर्ति वही के वही बनी हुई है, तो क्या होगा? कीमत स्तर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कीमत स्तर में वृद्धि होगी। हम इस डायग्राम के द्वारा इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि AD1, जो कि हमने प्रभावी मांग, समग्र मांग जो बताई थी, वो है, और ये हमारा AS है, तो समग्र पूर्ति C+S, ठीक है। इसके द्वारा हमने ई बिंदु पर क्या कर दिया? निर्धारण हमारे आय व्यय रोजगार का हो गया है। अब इसके बाद भी क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, जिसके फलस्वरूप आय तो अब इसके आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ये पूर्ण रोजगार का स्तर है। तो इसके फलस्वरूप जो कीमत P थी यहाँ पर अभी, तो कीमतें बढ़ जाती हैं, P1 हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है? कीमतें, जो समग्र मांग है वो बढ़ जाती है, कीमत स्तर यहाँ पर बढ़ जाएगा, समग्र मांग यहाँ पर बढ़ जाएगी, जो कि एडी के द्वारा यहाँ पर दिखाई हुई है, और इसे ही हम कहते हैं आधिक्य मांग। और ये जो DE है, DAE, इसे हम कहते हैं स्फीति अंतराल। आ रहा है बच्चों समझ में? जो कि निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आय तो और अधिक नहीं बढ़ सकती, उत्पादन अधिक नहीं बढ़ सकता, मांग बढ़ी है, और इसे ही आधिक्य मांग कहते हैं। आ गया? स्फीति अंतराल भी ये होता है, ठीक है। मांग में कमी,
इसी का अपोजिट क्या होगा, मांग में कमी। अभी हमने निवेश में परिवर्तन किया, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, आय तो वृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो गया है, मांग में वृद्धि हो गई है। इसी तरह से निवेश को कम कर देने पर क्या होता है, आय में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूर्ण रोजगार का स्तर है, तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है मांग में, उसे हम क्या कहते हैं, मांग में कमी। मांग में कमी आदि के मांग की स्थिति से ठीक विपरीत है। जब अर्थव्यवस्था अपने पूर्ण रोजगार के स्तर पर होती है और स्वायत्त उपभोग या निवेश में गिरावट हो जाती है, तो समग्र मांग भी क्या हो जाती है, कम। तो इसे हम क्या कहते हैं, मांग में कमी। यहाँ पर समग्र मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उत्पादन का स्तर बाजार में अतिरेक की स्थिति में होता है और लोग इसकी मांग नहीं करते हैं। इसमें उल्टा होता है कि वहां पर उत्पादन अधिक हो रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा डिमांड क्या हो रही है, कम। अर्थात कहने का मतलब है सप्लाई तो ज्यादा है, लेकिन डिमांड क्या है, कम है। यहाँ उल्टा होता है। इसका मांग और पूर्ति की शक्तियों को संतुलन में लाने के लिए कीमत स्तर को गिरने के लिए दबाव बनता है। अब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा, ये एसएस है और ये डिमांड वक्र है, इसके द्वारा कीमतों का निर्धारण, जब पूर्ति ज्यादा हो गई है तो इसके फलस्वरूप, जैसे ही पूर्ति, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मांग तो क्या हो गई है, कम हो गई है, और पूर्ति ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कीमत को कम लाने पर दबाव बनेगा। इससे अर्थव्यवस्था में क्या आता है, अविस्फीतिक दबाव पड़ता है, जहां अविस्फीतिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट का संकेत देती है। तो इससे क्या होता है, अविस्फीति, वहां पर स्फीति आ रही थी आधिक्य मांग से, और मांग में कमी से क्या आती है, अस्फीति। ऐसे डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। यहाँ हमने एडी ऊपर बना दिया और इसके द्वारा हमारा संतुलन यहाँ पर ई पर स्थापित हो गया है, C+S है ये। अब हम ये देखते हैं कि निवेश में कमी की वजह से क्या होता है, जो मांग है उसमें उत्पादन स्तर तो हमारे अपने उस पे है, बेस्ट पे है, पूर्ण रोजगार का स्तर है, तो इसके फलस्वरूप ये कमी आ जाती है समग्र मांग में। ये मांग में कमी है, जिसे हम अविस्फीति अंतराल बोलते हैं। ये जो EF है ये कहलाएगा अविस्फीति अंतराल, जिसके फलस्वरूप जो मांग वक्र AD1 था वो खिसक कर कहाँ आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। आगे बच्चों समझ में, ये सब किसकी वजह से हुआ है कि निवेश में गिरावट हुई है और उत्पादन का स्तर अपने पूर्ण स्तर पर बना हुआ है। अर्थात जो सप्लाई है वो तो पूरी है, लेकिन मांग में क्या आ गई है, कमी। इसी वजह से ये अविस्फीति अंतराल उत्पन्न हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब मांग में आधिक्य और मांग में कमी को दूर करने के उपाय। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्फीति भी हानिकारक है और अविस्फीति भी हानिकारक है। इसके लिए सरकारें हैं या बैंक हैं, इस प्रकार की नीतियां अपनाती है कि देश में मौद्रिक संतुलन हमेशा बना रहे। समाज के लिए स्फीति और अविस्फीति दोनों ही बुरे होते हैं। स्फीति लोगों की क्रय शक्ति को क्या कर देती है, कम कर देती है, इसलिए वह उस मात्रा को नहीं खरीद पाते जो वह खरीदना चाहते हैं। स्फीति की वजह से जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाता है, कम। तो उनके पास जो मुद्रा है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिससे वो लोग जो वस्तु खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते हैं और उनके संतुष्टि का स्तर भी क्या हो जाता है, गिरावट। यदि वो वस्तु और सेवाएं नहीं खरीद पाएंगे उस मूल्य में, तो उनके संतुष्टि का स्तर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्धन और मध्यम वर्ग पर कीमत स्तर में वृद्धि का अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, निर्धन लोगों पर और मध्यम लोगों पर। इसी प्रकार उत्पादकों पर भी अविस्फीति की स्थिति में कीमतों के घटने का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अविस्फीति का बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, उत्पादकों पर, क्योंकि उनके पास सामान बहुत सारा है लेकिन वो बिक नहीं रहा है। उनका लाभ का स्तर कीमतों में गिरावट आने से कम हो जाता है। कीमतों में गिरावटें आ गई हैं, उनके पास उत्पादन बहुत अधिक है लेकिन उसकी मांग ही नहीं है, तो इसकी फलस्वरूप उनका लाभ कम हो जाता है, जो कि उन्हें निवेश कम करने के लिए दबाव डालता है, जिससे वे और भी कम निवेश करते हैं। तो इससे जो अविस्फीति है वो और भी बढ़ती चली जाती है। इससे आगे रोजगार के स्तर में क्या आती है, कमी आती है। इसलिए समस्त समाज पर अविस्फीति का भी क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव। अब वो कम इन्वेस्ट करेंगे, कम लोगों को रोजगार पे लगाएंगे, रोजगार कम पे लगाएंगे तो कम लोगों की आय होगी, फिर उपभोग का स्तर कम होगा। तो इस प्रकार से अविस्फीति का जो है समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अविस्फीति और स्फीति दोनों ही समाज के लिए क्या है, हानिकारक है। इसीलिए स्फीति और अविस्फीति दोनों पर ही नियंत्रण करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा इन समस्याओं को हल करने के लिए अपनाए गए उपायों और नीतियों में निम्न शामिल है। अब सरकार हमेशा संतुलन को बनाए रखना चाहती है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन की दशा में रहे, ना तो स्फीति हो ना अविस्फीति हो। इसके लिए सरकार के द्वारा दो उपाय किए जाते हैं। एक तो है, पहली तो है राजकोषीय नीति और दूसरी है मौद्रिक नीति। बच्चों इसके बारे में ध्यान से पढ़ना। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, मौद्रिक नीति वो सरकार के केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार के कौन कौन से उपकरण हैं जिसके द्वारा सरकार देश में संतुलन बनाए रखने की स्थिति रखती है, स्फीति और अविस्फीति को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो राजकोषीय नीति सरकार की एक आर्थिक नीति है जिसका संबंध कर और सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण से है। इसके तीन उपकरण होते हैं राजकोषीय नीति के। सरकार के पास एक तो होता है कर,
उपकरण, दूसरा होता है व्यय, सार्वजनिक व्यय बोलते हैं जिसे, और तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण। ये सरकार के द्वारा तीनों अपनाए जाने वाले उपाय हैं। कर, यदि सरकार कर लगाती है तो कर से क्या होता है, लोगों का जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाता है। यदि सरकार व्यय करती है तो इसका मतलब सरकार अपना पैसा किस पर खर्च कर रही है, लोगों पर। यदि सरकार ऋण लेती है तो लोगों का पैसा किसके पास चल जाता है, सरकार के पास। आ रहा है समझ में? और सरकार यदि ऋण देती है तो इससे सरकार का पैसा किसके पास चलता है, लोगों के पास। तो इन तीन उपकरणों के माध्यम से सरकार लोगों का पैसा अपने पास ले भी सकती है और उनको दे भी सकती है। ठीक है, तो सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग बढ़ती कीमतों को रोकने या अविस्फीति की स्थिति में निपटने के लिए करती है। भाई, बढ़ती अविस्फीति का मतलब ही क्या है कि देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो गई है। आ रहा है समझ में? स्फीति का मतलब यह है कि देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो गई है, और अविस्फीति का मतलब है देश में कम हो गई है। तो इस तरह से सरकार कर के द्वारा, सार्वजनिक व्यय के द्वारा और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से इसको कंट्रोल कर सकती है। स्फीति और आदि के मांग की स्थिति में सरकार निर्धनों को कर देने से मुक्त कर सकती है, और कर से मुक्त रहने वाली आय के सरकार की कर सीमा को बढ़ाकर मध्यम वर्ग को पर कर का बोझ घटा सकती है। अब सरकार स्फीति और आधिक्य के मांग, जो आधिक्य के मांग की स्थिति में क्या होता है, जो अमीर परिवार होते हैं उनके पास क्या होता है, पैसा अधिक होता है, तो सरकार क्या करती है, उन पर तो अधिक कर लगा देती है, और निर्धन लोग हैं, मध्यम लोग हैं, उन पर क्या कर देती है, उनको कर से मुक्त कर देती है। तो उनसे जो प्राप्त होने वाली आय है वो उनसे ले लेती है। तो कर से मुक्त करने वाली आय के स्तर की सीमा को बढ़ाकर मध्यम वर्ग को कर का बोझ क्या कर सकती है, घटा सकती है। तो सरकार इस तरह से मध्यम वर्ग पर जो कर का बोझ आ रहा है उसको घटा सकती है, उनको कर से मुक्त कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार धनी लोगों पर क्या कर सकती है, कर का बोझ बढ़ा सकती है, जो ऊंची दर पर कर देने से क्या है, समर्थ है। धनी लोगों के पास पैसा अधिक होता है, वो ऊंची दर पर भी क्या कर सकते हैं, कर दे सकते हैं, तो उन पर क्या करती है, कर का बोझ बढ़ा देती है। वस्तुओं पर कर के विषय में सरकार विलासिता की वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगा सकती है, तथा अधिकतम जनसंख्या द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामान्य और अनिवार्य वस्तुओं पर कर घटा सकती है। वस्तुओं को देखें तो जो विलासिता की वस्तुएं जो कि धनी वर्गों के द्वारा यूज में ली जाती है, तो सरकार उस पर कर क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि अधिक कर देकर भी वो सामान वो खरीदेंगे। जबकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो कि मध्यम वर्गों के द्वारा, निर्धन वर्गों के द्वारा खरीदा जाता है, तो सरकार उस पर कर को घटा देती है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरह से सरकार कर के द्वारा काम लेती है। कर नीति के साथ साथ सरकार को सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में भी कमी कर देनी चाहिए। कर में की है, उस प्रकार से सरकार सार्वजनिक व्यय में और सार्वजनिक ऋण, स्फीति की दशा की बात कर रहे हैं, इनमें भी सरकार कर भी कर देती है, जिससे कि आय के मांग को नियंत्रित किया जा सके। आ रहा है बच्चों समझ में कि जो स्फीति की दशा होती है उसमें सरकार निर्धन वर्ग को तो कर से मुक्त कर देती है और धनी लोगों पर अधिक कर लगा देती है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, इस पे भी क्या कर देना चाहिए, कर में क्या कर देनी चाहिए, इसमें भी कमी कर देनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में कमी तथा सार्वजनिक ऋण में कमी से मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम। सरकार ने खर्चा कम कर दिया, सरकार ने जो ऋण देना है वो बंद कर दिया, तो देश में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे स्फीति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से स्फीति के संबंध में ये कहा जा सकता है कि सरकार कर के द्वारा, सार्वजनिक व्यय के द्वारा और सार्वजनिक ऋण के द्वारा कंट्रोल कर सकती है। सरकार कर की दर को धनी वर्गों पर बढ़ा सकती है, निर्धन वर्गों पर कम कर सकती है, और जो सार्वजनिक व्यय है उसको भी कम कर सकती है, सार्वजनिक ऋण को भी कम कर सकती है, जिससे लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाए। आगे बच्चों समझ में? मांग में कमी की दशा में, अब मांग की कमी की दशा में सरकार उल्टा कर लेगी। सरकार को अपनी व्यय को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, और अधिक ऋण देना चाहिए। सरकार अधिक ऋण देगी, लोगों के पास क्या होगा, ऋण अधिक, पैसा अधिक होगा। अधिक क्या करेगी सरकार, व्यय करेगी, लोगों के पास पैसा अधिक होगा, क्योंकि दशा कैसी है, मांग में कमी, ताकि लोग मांग को बढ़ा सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सके। सार्वजनिक व्यय में लोगों की भलाई, आधारिक संरचना, रोजगार के सृजन के अवसरों में वृद्धि के लिए निवेश आदि पर व्यय सम्मिलित है। हमें जानते हैं कि सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय के द्वारा बहुत सारे व्यय करती है। सरकार बहुत सारी रोजगार योजनाएं चला सकती है, रोजगार के अवसर खोल सकती है, आधारिक संरचना बढ़ा सकती है, लोगों की भलाई के लिए अधिक से अधिक खर्चा करेगी, तो जिससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो उनकी आय का स्तर बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे, अधिक उपभोग करेंगे, अधिक उपभोग करेंगे तो मांग में वृद्धि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, इन योजनाओं की वित्त की व्यवस्था के लिए ऋण ले सकती है। अब सरकार को जो भी योजनाएं चलानी है, जो भी व्यय करना है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी। ठीक है,
दूसरा आता है मौद्रिक नीति। हमने राजकोषीय नीति के बारे में अच्छे से देख लिया कि किस तरह से सरकार राजकोषीय नीति को अपनाकर देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है। स्फीति और अविस्फीति जो दोनों हानिकारक तत्व हैं अर्थव्यवस्था के लिए, उनको खत्म कर सकती है। अब मौद्रिक नीति जो कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है, वो किस तरह से काम करती है जिससे देश में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संतुलन बना रहे। मौद्रिक नीति को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। मौद्रिक नीति को लागू करने वाला कौन होता है? देश का केंद्रीय बैंक, जो कि हमारे भारत देश में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को लागू करता है। मौद्रिक नीति से अभिप्राय साख नियंत्रण के उपायों से है। मौद्रिक नीति का मतलब है कि जो देश में हम साख दे रहे हैं, अर्थात देश में जो ऋण दिया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाए। उस पर नियंत्रण करने से देश में लोगों के पास जो मुद्रा की मात्रा है, उसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो वो बैंक डिसाइड करेगी कि वो ब्याज की दर को बढ़ाती है, ब्याज की दर को कम करती है, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि देश में स्फीति है या अविस्फीति है। तो ये कौन करता है? आरबीआई। आ रहा है बच्चों समझ में? जो एक केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करती है। केंद्रीय बैंक डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक के द्वारा देश में मौद्रिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, क्योंकि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा ही लोगों का कांटेक्ट व्यावसायिक बैंक से होता है। केंद्रीय बैंक तो उस पर नियंत्रण करती है। ठीक है बच्चों। अब मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? हमने जैसे राजकोषीय नीति के उपकरण पढ़े 3, उसी तरह से मौद्रिक नीति के भी 3 उपकरण हैं, आपको याद रखने होंगे। पहला बैंक दर, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं और तीसरा है परिवर्तनशील जमा अनुपात। अब तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? ये वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की प्रतिभूतियों को भुनाती है। यह वह दर भी है जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंकों से ऋण लेते हैं। अब व्यावसायिक बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है। वो किससे ऋण लेते हैं? केंद्रीय बैंक, क्योंकि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, तो वहाँ से ऋण लेते हैं। अब आप खुद समझ जाइए कि यदि देश में मुद्रा की मात्रा को कम करना है, तो बैंक दर की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बैंक दर की रेट बढ़ जाएगी तो व्यावसायिक जो बैंक है, उनको जो ऋण है वो कैसे मिलेंगे? महंगे। उनको ऋण महंगे मिलेंगे तो वो ऋण लेना कम कर देंगे। अब उनके पास पैसा कम होगा तो वो लोगों को भी क्या करेंगे? पैसा कम बांटेंगे, तो लोगों के पास भी मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो यदि स्फीति को दूर करना है तो बैंक दर को बढ़ाना होगा, और यदि अविस्फीति है तो बैंक दर को घटाना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि आधिक्य मांग को ठीक करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर को क्या कर देगी? बढ़ा देती है, जिससे व्यावसायिक बैंकों की ऋण लेने की क्षमता क्या हो जाती है? नियंत्रण, जिससे वे ग्राहकों को ऋण बांटने के कार्य में भाग ना ले। वो कम से कम ऋण बांट पाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास महंगा पैसा आ रहा होता है, जिसके कारण साख की आपूर्ति पर नियंत्रण हो जाता है। दूसरी ओर केंद्रीय बैंक अविस्फीति को ठीक करने के लिए बैंक दर को क्या होगा? घटा देगी। यदि बैंक दर बढ़ी है तो इसका मतलब क्या होगा? स्फीति को कंट्रोल करना है, और बैंक दर को घटाकर हम अविस्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। खुले बाजार की क्रियाएं, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है खुले बाजार की क्रियाएं। वो क्या होती है? केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से है। जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करती है? कुछ प्रतिभूतियां होती हैं उसको क्रय करती है और विक्रय करती है। ठीक है। आमतौर पर व्यावसायिक बैंक इन प्रतिभूतियों को क्रेता होते हैं। किसको करती है वो? व्यावसायिक बैंकों को। तो यदि एक प्रतिभूतियां होती है, वो प्रतिभूतियां यदि वो व्यावसायिक बैंकों को दे देती है, तो प्रतिभूति यदि व्यावसायिक बैंकों के पास चली गई तो व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक को उसके बदले में क्या देंगे? पैसा देंगे। तो इस तरह से प्रतिभूतियों को क्या किया उसने? बेचा। ठीक है। किसको? व्यावसायिक बैंक को, और उनसे पैसा ले लिया। और यदि प्रतिभूतियों को क्रय करती है तो क्या करती है? उनको पैसा देती है। समझ में आया? तो अब स्थिति में क्या करेगी? प्रतिभूतियों को क्रय करेगी, और स्थिति में प्रतिभूतियों को बेचेगी। ठीक है। यहाँ पर यही दिया होगा कि मुद्रा स्फीति के समय आधिक्य मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को व्यावसायिक बैंकों को मुद्रा के बदले बेचती है। समझ में आया कि यदि आधिक्य मांग की स्थिति है तो प्रतिभूतियों को बेचेगी और बदले में उनसे पैसा ले लेगी, ताकि व्यावसायिक बैंक के पास ऋण देने के लिए कम से कम पैसा हो, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और कीमतें क्या होने की? घटने लगेगी। कहने का मतलब है सरकार प्रतिभूतियों को किसको बेचेगी? जो केंद्रीय बैंक है वो प्रतिभूतियों को किसको बेचेगी? व्यावसायिक बैंकों को, जिससे कि उनसे पैसा ले सके और उनके पास ऋण देने के लिए पैसा ना हो, और देश में मुद्रा की स्फीति में क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। और इसका उल्टा, अविस्फीति के समय केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को मुद्रा का भुगतान करके इन प्रतिभूतियों को वापस क्रय कर लेती है। जो प्रतिभूति व्यावसायिक बैंक के पास है वो उसको खरीद लेती है और बदले में उनको पैसा दे देती है, ताकि वो जो देश में अविस्फीति फैली हुई है, मांग की कमी हो रही है, उसको दूर करने के लिए लोगों को पैसा दे सके।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तथा अविस्फीति की स्थिति ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें प्रतिभूतियों को क्रय करना और प्रतिभूतियों को विक्रय करना शामिल है, इसके द्वारा देश में स्फीति और अविस्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास कोष के रूप में जमा रहता है, जिसे हम परिवर्तनशील कोष अनुपात कहते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है परिवर्तनशील कोष अनुपात। जो व्यवसायिक बैंक है वो अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत किसके पास जमा करते हैं? केंद्रीय बैंक के पास, जिसे हम कहते हैं परिवर्तनशील कोष अनुपात। ठीक है, वो मैंडेटरी होता है व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना। आधिक्य मांग की को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक परिवर्तनशील कोष अनुपात को बढ़ा देता है। यदि परिवर्तनशील कोष अनुपात बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? व्यावसायिक बैंक को अब अधिक मुद्रा किसके पास जमा करानी होगी? केंद्रीय बैंक के पास। अब वो अधिक मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास जमा करा देंगे तो उनके पास कम पैसा बचेगा, तो कम पैसा बचेगा तो लोगों को कम पैसा दे पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आधिक्य मांग की स्थिति है अर्थात स्फीति है तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक? परिवर्तनशील कोषानुपात को बढ़ा देगा, जिससे कि व्यावसायिक बैंक कम से कम पैसा दे सके। ठीक है, जिससे व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी परिसंपत्तियों की अधिक राशि जमा करानी पड़ती है। व्यावसायिक बैंकों को ज़्यादा पैसा किसके पास जमा कराना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक के पास। इससे समाज में अधिक मुद्रा की पूर्ति को उनकी क्षमता कम हो जाती है। मुद्रा उनके पास क्या होगी? कम हो जाएगी, तो वो लोगों को कम मुद्रा दे पाएंगे। और अवस्थिति में क्या होगा? निपटने के लिए केंद्रीय बैंक परिवर्तनशील जमा का अनुपात है उसको क्या कर देगा? कम। उसमें उल्टा हो जाएगा कि परिवर्तनशील जमा अनुपात उसको कम कर देगा, तो व्यावसायिक बैंक को कम पैसा किसके पास जमा कराना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक के पास। और फिर उसके बाद वो ज़्यादा पैसा उधार दे सकते हैं, तो जिससे इसका दूसरे विपरीत प्रभाव पड़ता है। आ रहा है ना बच्चों समझ में कि परिवर्तनशील जमा अनुपात किस प्रकार काम करता है? अर्थव्यवस्था में आधिक्य मांग का मुख्य कारण है बैंकों द्वारा साख की पूर्ति में वृद्धि, जिससे भविष्य में अधिक उत्पादन की संभावनाओं में वृद्धि हो सके। अब हम देख रहे हैं कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साख देते हैं, ताकि कि देश में अधिक से अधिक निवेश हो सके, देश में अधिक से अधिक क्या हो सके? उत्पादन में वृद्धि हो सके। अब साख सृजन में यदि वृद्धि है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि है तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में क्या हो जाती है? तुरंत। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेलेबल हो जाते हैं, पैसा अवेलेबल हो जाता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी तुरंत में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार साख में कमी अथवा मुद्रा में पूर्ति में कमी से मांग में भी क्या हो जाती है? कमी। यदि साख नहीं मिलती है, कम मिल रही है, तो इससे मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो मांग में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। पैसा नहीं होगा तो वस्तु और सेवाओं को कैसे क्रय कर पाएंगे? तो इसीलिए वो मांग को कम कर देते हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आ जाती है। अब वो मांग कम कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? पूर्ति बढ़ती चली जाती है और इससे कीमतों में क्या आती चली जाती है? गिरावट आती चली जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरह से हमने यहाँ पर मौद्रिक नीति के बारे में और राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आधिक्य मांग क्या होती है और मांग में कमी क्या होती है उसके बारे में जाना। इसी के साथ आपका लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।